तो पिछली क्लास में हमने जो है डायमेंशंस ऑफ कल्चर हमने पढ़ना शुरू कर लिया था और मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था, पूरा तो हमने नहीं किया था। कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव और मटेरियल एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे कल्चर के। तो मैंने बताया था आपको ये ऐसे आप जो है 4 मार्कर में 2 मार्कर में जस्ट मेंशन करने के लिए आ जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जैसे इन्होंने इसको ओवरऑल एक्सप्लेन किया है कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर है पहला टॉपिक और फिर नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर है दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो जो भी कल्चर जैसा भी आपका कल्चर है, ठीक है, तो उसमें आपका एक कॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लस मटीरियल एस्पेक्ट्स भी जो है इन्होंने यहाँ बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये क्या है हम एक बार पढ़ लेते हैं, ईजी टॉपिक ही है, ठीक है। कोशिश करते हैं चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो है एक कल्चर का, इट इज़ हार्डर टू रिकॉग्नाइज दैन इट्स मटीरियल एस्पेक्ट्स विच आर टैंजिबल और विजिबल और ऑडिबल। अब टैंजिबल वाला तो आप देख सकते हो, है ना, महसूस कर सकते हो सारी चीज़ें, या नॉर्म्स जो होते हैं वो भी आप बिहेवियर में देख सकते हो। कॉग्निशन जैसे साइकोलॉजिकल वर्ड है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन कैसे सेंस कर पाते हैं जहाँ जहाँ से वो चीज़ें आ पाती हैं। लिटरेट सोसाइटीज़ में आइडियाज़ को हम लोग बुक्स में ट्रांसक्राइब कर देते हैं, डॉक्यूमेंट कर देते हैं, लाइब्रेरीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में रख देते हैं। बट नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ में क्या होता है, लेजेंड और फोकलोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहानियों की तरह, है ना, कहानी चली आ रही है, ये हो रहा है, लोग जो है मेमोरी में रखते हैं, ओरली इसको ट्रांसमिट किया जाता है। और कहते हैं ऐसे स्पेशल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ओरल ट्रेडिशन के, जो कि जिनको याद होता है ये सारी चीज़ें, एंड ये लोग जब भी फेस्टिवल ओकेजन्स या रिचुअल्स होते हैं तब ये सुनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है कभी भी, जैसे अब दिवाली होती है, करवा चौथ होता है, नाग पंचमी होती है, और भी काफ़ी त्यौहार होते हैं, उस पर कहानियाँ काफ़ी सुनाई जाती हैं, ठीक है, जो कि पुराने टाइम से जब हुआ है वो इंसिडेंट, उसको फिर आगे प्रोपोगेट किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ बताइए। तो लेटेस्ट थिंक, यहाँ पे इन्होंने बोला है लेटेस्ट थिंक अबाउट हाउ राइटिंग में इफेक्ट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ आर्ट। इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक ओरलिटी एंड लिटरेसी वॉल्टर रॉन्ग साइट्स अ स्टडी ऑफ 1971 दैट स्टेट दैट ओनली 78% ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3000 एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस पोजेसेस अ लिटरेचर, ठीक है। तो कई, जैसे इन्होंने बोला अप्रॉक्सीमेटली लैंग्वेजेस 3000 लैंग्वेजेस है, उसकी लिटरेचर है। ओंग ने ये सजेस्ट किया मटेरियल दैट इज़ नॉट रिटन डाउन हैज़ सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, जो लिखा नहीं गया है, जैसे लोगों ने रिटन डाउन अगर नहीं किया है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स टू मेक इट सिंपलर टू रिमेंबर। द ऑडियंस ऑफ ओरल परफॉर्मेंस इज लाइकली टू मोर रिसेप्टिव एंड इन्वॉल्व एंड वुड बी रीडर्स ऑफ अ रिटन टेक्स्ट फ्रॉम एन अनफेमिलियर कल्चर। तो अब पढ़ के कई बार इंटरेक्टिव नहीं हो पाता, तो ये क्या कहते हैं, जो ओरली बोल रहे होते हैं वो इंटरेक्टिव हो जाता है। टेक्स्ट बिकम मोर एलैबोरेटेड व्हेन दे आर रिटन। एंड इन सोसाइटी लाइक आज हिस्टोरिकली लिटरेसी हैज़ बीन मेड अवेलेबल ओनली थ्रू मोर प्रिविलेज। तो कहते हैं ये भी दिक्कत आई कि जैसे हमारी सोसाइटीज़ में है, वहाँ पे लिटरेसी ज़्यादातर उन लोगों को मिली है जो ज़्यादा प्रिविलेज सेक्शन है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको लगता है कि एजुकेशन उन्हीं को मिलनी चाहिए। तो सोशोलॉजिकल स्टडीज़ हुई। These are often concerned with investigating how literacy can be made relevant to the lives of people whose families have never gone to school. तो कहते हैं इमेजिन सिनारियो है, जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो कैसे देखा कि उन लोगों के लिए लिटरेसी पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो लोग कभी स्कूल ही नहीं गए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। दिस कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स लाइक अ वेजिटेबल सेलर हु आस्क्ड व्हाई ही नीडेड टू नो द अल्फ़ाबेट व्हेन ही कुड मेंटली कैलकुलेट व्हाट द कस्टमर्स ओड हिम। तो कहते हैं उसको अल्फ़ाबेट लिखने की क्या ज़रूरत है, जब उसको पता है उसको मेंटल कैलकुलेशन करनी है। 10 रुपये पाव सब्जी है, 20 रुपये किलो कुछ है ना, आधा किलो इतने का आता है, 1 किलो इतने का आता है, ये सब चीज़ें। तो कंटेम्प्रेरी वर्ड जो है आजकल के टाइम पे हम लोग रिटन, ऑडियो और विजुअल रिकॉर्ड्स तीनों पे काम कर रहे होते हैं। येट स्टूडेंट जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के है, दे आर स्टिल डिस्करेज फ्रॉम राइटिंग डाउन व्हाट दे लर्न रादर देन कैरिंग आउट इन देयर मेमोरी। क्योंकि जैसे राग है, आलाप है, म्यूज़िक में हम लोग यूज़ करते हैं, उसको लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको सुर में लाना पड़ेगा ना, आवाज़ में उतारना पड़ेगा। अगर वो चीज़ नहीं पॉसिबल होती है तो लिख के क्या ही करोगे। And we still do not know enough about the impact of electronic media of multiple channels. Do you think these forms of impact attention as forms impact our attention span and cognitive culture? तो obviously इसके ऊपर फ़र्क पड़ता ही है। आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। जैसे एक जो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पहले क्या होता था, लोगों को फ़ोन नंबर्स जो होते थे वो याद रहते थे, ठीक है, याद रहते थे, याद करे डायल करे। आजकल क्या किसी का याद नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ अपना नंबर याद है, लोगों को याद कर यूज, या अपने मम्मी पापा का या कोई क्लोज़ दोस्त है उसका अपना नंबर याद रहता है, वरना नहीं रहता हमें याद। मुझे नहीं पता रिया, ओजस्वी, है ना, वेदिका, सब लोगों का नंबर क्या है, सिफत का नंबर क्या है, तो ये सब नहीं हो पाता। तो ये कॉग्निटिव कल्चर का ही पार्ट है। जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोगों का ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी है, ये इन्होंने बताया। एक मिनट, हाँ।
तो ये चीज़ कही गई। फिर ये तो बड़ा सिंपल था कॉग्निटिव एस्पेक्ट। अब इन्होंने नॉर्म्स के बारे में बात करी। तो ये क्वेश्चन जो अभी ये जस्ट हमने पढ़ा कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ये आपका 4 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है यूजली, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है नॉर्म्स के बारे में ये लोग बात करते हैं, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। जो कहते हैं नॉर्मेटिव डायमेंशन जो है इसमें फोक वेज, मोर्स, कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड लॉज आ जाते हैं। दीज आर वैल्यूज और रूल्स दैट गाइड अस सोशल बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। वी मस्ट ऑफन फॉलो सोशल नॉर्म्स बिकॉज वी आर यूज्ड टू डूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन। तो सबके अपने नॉर्म्स हैं, ठीक है, मेरे अपने नॉर्म्स हैं, स्कूल के अपने नॉर्म्स हैं, फैमिली के अपने नॉर्म्स हैं, कल्चर के अपने नॉर्म्स हैं। हमें फॉलो करना पड़ता है बिकॉज हमें सोशलाइज़ करना है। सोशलाइज नहीं करोगे तो फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर पे बैठो। स्टिल कहीं ना कहीं आप बाइंड हो जाते हो कि वो घर के नॉर्म्स हैं, फिर आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो कहते हैं वाइल नॉर्म्स जो है हमारे इम्प्लिसिट रूल है, लॉज जो है एक्सप्लिसिट रूल है। पियरे बोर्दो थे फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया दैट व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर कल्चर नॉर्म्स वी मस्ट रिमेंबर देयर आर सर्टेन इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, उसकी अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन वांट्स टू शो ग्रैटिट्यूड फॉर समथिंग, हमें थैंक यू करना है किसी चीज़ का, he or she has been given, he should not offer a return gift too quickly or it seems like an attempt to get rid for debt, not a friendly gesture, ठीक है। तो ऐसा नहीं है किसी ने मुझे गिफ्ट दिया और मैं ये लो जो वापस कर दिया फटाफट, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अजीब सा लगता है। रुको 1 महीना रुको, 2-4 साल 5 साल रुको, फिर उसके बाद दो, मतलब नॉट साथ के साथ। आजकल लोग साथ के साथ कर देते हैं, ठीक है, जैसे मैम के घर का कस्टम है, नॉर्म्स तो मैं कह नहीं सकता, कस्टम है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आप बर्थडेज़ होते हैं, हम यहाँ से गिफ्ट लेके जाते हैं, तो साथ के साथ वो रिटर्न गिफ्ट देते हैं, साथ के साथ। तो जैसे जो मॉनेटरी है वो अलग है, जो काइंड है वो अलग है, तो ये साथ के साथ कर रहे होते हैं। तो डिपेंड्स फैमिली टू फैमिली और कल्चर टू कल्चर। अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे मार्क कर लेना, लॉ क्या है, फॉर्मल सैंक्शन है डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट एज अ रूल ऑफ प्रिंसिपल दैट सिटीजन मस्ट फॉलो। फॉर्मल सैंक्शन है, गवर्नमेंट ने लगा रखा है, स्टेट ने लगा रखा है, फॉलो करना होता है। लॉज एक्सप्लिसिट होते हैं, सारी सोसाइटी को एप्लीकेबल होता है। अगर आप इस कानून तो कोई तोड़ते हो तो वायलेशन और पनिशमेंट आपकी होती है। इफ़ इन योर होम चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू स्टे आउटडोर्स आफ्टर सनडाउन, दैट इज़ अ नॉर्म. It is specific to your family and may not be applicable to all families. However, if you are caught stealing a gold necklace from someone else's home, have you been violated the universally accepted law of private property and can be sent to jail after a trial as punishment. ठीक है, अगर आप कोई कानून तोड़ते हो, चोरी चकारी करते हो, डकैती करते हो, तो आपको जेल में जाना जो है आपके लिए अनिवार्य है, आपको जेल भेजा जाएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड लॉज विच डिराइव फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट आर मोस्ट फॉर्मल डेफिनेशंस ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो ये लॉज कहाँ से डिफाइन होते हैं, गवर्नमेंट उसको डिफाइन कर रही होती है, फॉर्मल डेफिनेशन है, वहाँ से ये अप्लाई किया जाता है, अकॉर्डिंगली फिर ये हमारे सामने हमें प्रेजेंट होता है। सो वाइल डिफरेंट कहते हैं डिफरेंट स्कूल जो होते हैं उनके डिफरेंट नॉर्म्स हैं अपने बच्चों के लिए, जैसे हमारे सेंटर के अपने नॉर्म्स हैं, आपके स्कूल के अपने नॉर्म्स हैं। अनलाइक लॉज, norms can vary according to status. Dominant section of society apply dominant norms. Often these norms are discriminating. For example, norms that did not allow Dalits from drinking water from the same vessel or even source, or women are moving freely in the public sphere. ठीक है, तो पुराने टाइम पे रोका जाता, दलित को जो है सेम वाटर सोर्स से पानी नहीं लेने दिया जाता था, बिकॉज दलित्स आर नोन एज अनटचेबल्स, उनको ये सारी चीज़ें मना होती थी। ठीक है, तो ये नॉर्म था, गांव का नॉर्म था। ठीक है, आजकल तो ऐसा नहीं होता है शहरों में, बट गांव में आज आपको देखने को मिलता ही है ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। एक सेकंड, हाँ जी, तो ये था आपका नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। अब बात आती है मटीरियल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो मटीरियल एस्पेक्ट्स भी ज़रूरी है बिकॉज कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। तो कहते हैं मटीरियल एस्पेक्ट्स में आपके टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीन, बिल्डिंग, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अर्बन एरियाज़ में वाइड स्प्रेड यूज़ हम लोग मोबाइल फ़ोन्स का करते हैं, म्यूज़िक सिस्टम्स हैं, कार है, बसेज हैं, ATMs हैं, मेट्रो हो गया है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सब चीज़ें देखने को। तो हमारा टू मच ऑफ डिपेंडेंस है। इमेजिन वर्ल्ड बीइंग विदाउट ऑनलाइन क्लासेस, ना डेज बीइंग विदाउट ऑनलाइन क्लासेस, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब ये बन चुका है, ये नॉर्म बन चुका है, करना ही पड़ेगा, रास्ता नहीं है। सो इवन इन रूरल एरियाज़ कहते हैं ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रिक मोटर पंप्स अब पहुंच चुकी है। ट्रांजिस्टर तो पहले से थे, रेडियो, इलेक्ट्रिक मोटर पंप्स हैं, नहीं तो हैंड पंप से पानी निकालना पड़ता था। और ये सब टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज है जिसकी वजह से प्रोडक्शन इम्प्रूव कर पाते हैं। इन सम अगर देखा जाए तो देयर आर 2 प्रिंसिपल डायमेंशंस ऑफ कल्चर। तो ये मार्क करिएगा, ठीक है, इसके साथ अलग से भी कभी पूछ लेते हैं। 2 एस्पेक्ट्स हैं आपके कल्चर के, मटीरियल होता है या तो कल्चर, या फिर नॉन मटीरियल होता है। ठीक है जी। तो कहते हैं कॉग्निटिव नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स आर नॉन मटीरियल। कॉग्निटिव दिमाग का है, नॉर्मेटिव भी जो है आप क्रिएट करते हो, तो ये नॉन मटीरियल है, एग्जिस्टेंस नहीं है, हाथ में नहीं ले सकते।
ठीक है। सो फिजिकल नहीं है। द मटीरियल डायमेंशन इज क्रूशल टू इंक्रीज प्रोडक्शन, एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ अ कल्चर, द मटीरियल एंड नॉन मटीरियल डायमेंशन मस्ट वर्क टुगेदर. But when the material or technological dimension change rapidly, the non-material aspects can lag behind in terms of values and norms. This can give rise to a situation of cultural lag when the non-material dimension are unable to match the advances of टेक्नोलॉजी. तो यहाँ से आपके एक और क्वेश्चन आ जाता है 1 और 2 मार्कर का कि कल्चरल लैग क्या होता है. कल्चरल लैग इज़ व्हेन द नॉन मटीरियल डायमेंशंस आर अनेबल टू मैच द एडवांसेस ऑफ टेक्नोलॉजी. क्योंकि आप एक चीज़ सोच सकते हो और आपने एक चीज़ प्रोड्यूस कर दी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें हो जाता है. टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और नॉन मटीरियल एस्पेक्ट उसको कवर करके नहीं चल पाता. दैट इज़ वाई लैग मीन्स डिफरेंस. ठीक है, उसको कल्चरल लैग के नाम से जाना जाता है. ये मटीरियल एस्पेक्ट है कल्चर का. ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? किसी को कुछ पूछना है? ये क्लियर है? कॉग्निटिव, मटीरियल, नॉन नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स. कोई डाउट किसी को भी? ओजस्वी तुम्हें क्लियर है? ठीक है, ठीक है. रिया तुम्हें क्लियर है? यस सर. ठीक है. ओके, ठीक है जी. तो हर्ष, तुमने ये चैप्टर किया था मेरे साथ? मेरे ख्याल से तुमने भी नहीं किया हुआ था ना बीच के कुछ पोर्शंस? नहीं किया होगा सर. अच्छा, ये समझ आ गया फिर हर्ष इतना किया है? ओके. ओके, अब बात आती है कल्चर एंड आइडेंटिटी की. ये भी जैसे ओवरऑल क्वेश्चन आपको 4 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है कि कल्चर और आइडेंटिटीज़ क्या है. जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से जो कवर होता है पहले, आइडेंटिटीज़ आर नॉट इनहेरिटेड बट फैशन बाय बोथ बाय इंडिविजुअल एंड द ग्रुप थ्रू द रिलेशनशिप विद अदर्स. एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है. एक बीच में एक और लाइन आती है, वो मैं बता देता हूँ, वरना कल्चर एंड आइडेंटिटी का रिलेशनशिप पूछ ही लेते हैं. तो कहते हैं आइडेंटिटीज़ आर नॉट इनहेरिटेड बट फैशन बोथ बाय इंडिविजुअल एंड द ग्रुप थ्रू द रिलेशनशिप विद अदर्स. तो आइडेंटिटी कहते हैं पहचान बनती है. ठीक है, इंडिविजुअल भी बनाता है और जिस ग्रुप में आप जाते हो वहाँ से भी आपकी पहचान बनती है. फॉर द इंडिविजुअल, सोशल रोल दैट शी और शी प्लेज इम्पार्ट्स आइडेंटिटी. जो आप सोशल रोल प्ले कर रहे होते हो उससे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है. एवरी पर्सन इन मॉडर्न सोसाइटी प्लेज मल्टीपल रोल्स. पहले भी हमने स्टेटस एंड रोल के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रोल हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, विद इन द फैमिली ही और शी मे बी अ पेरेंट चाइल्ड बट ईच फॉर स्पेसिफिक रोल देयर आर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर. ठीक है, तो पेरेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पावर है, बच्चों की अपनी है. एंड इट कहते हैं ये ज़रूरी नहीं सिर्फ इसमें ही कहते हैं आप रोल इनैक्ट कर दो, इतना सफिशेंट नहीं होता. दे ऑल्सो हैव टू बी रिकोगनाइज एंड एक्नॉलेज. उसको कोई एक्नॉलेज करने वाला भी बनता है. दिस कैन ऑफन बी डन थ्रू रिकोगनिशन ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट इज़ यूज अमंग रोल प्लेयर्स. जैसे आप कहते हैं ना, कई बार हो जाता है लड़कियां शादी करके घर आती है तो जो है सासू माँ को पसंद नहीं होती, तो बोलते हैं हमारी तो बहू नहीं है जी, ऐसे ही है वैसे ही है. तो रोल वो कर रही होती है बहू वाला या बहू के काम कर रही होती है, पर वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, वो दिक्कत हो जाती है. ठीक है जी, तो इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है. स्टूडेंट्स इन स्कूल्स हैव देयर ओन वे ऑफ रेफरिंग टू देयर टीचर्स, अदर स्टूडेंट्स, क्लास एंड परफॉर्मेंस. तो यूजुअली आपने देखते हैं बच्चे जो है टीचर को बोलते हैं अरे ये आ गई, ये आ गया, वैसे आ गया. ठीक है, तो नाम हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं. सो बाय क्रिएटिंग दिस लैंग्वेज वी ऑल्सो सर्व एज अ कोड. दे क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड ऑफ मीनिंग्स एंड सिग्निफिकेंस. सिमिलरली women are also known to create their own language and through their own private space beyond the control of men, especially when they congregate at the pond to bath in rural areas or across washing lines on rooftops in urban areas. तो कहते हैं औरतों को भी प्राइवेट स्पेस में अपना तरीका है. घर में अगर हम लोग मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखें तो अपना काम करने का तरीका, लैंग्वेजेस अपनी अलग अलग होगी. जैसे कि उन्होंने बताया गांव कूचों में जब लोग औरतें नहाने जाती थी, ठीक है, या फिर काम करने जाती थी, कपड़े धोने जाती थी, तो उनके कोड लैंग्वेजेस होते थे. तो ऑब्वियसली नहा रहे हैं, कोई देख ना ले, कोई कुछ जो है मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो उनके अपने कोड वर्ड्स होते थे. कोई चेक रखने के लिए खड़ा रहता था, तो ये सब चीज़ें देखते थे. फिर कहते हैं कल्चर में सब कल्चर भी होते हैं. अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये 2-1 मार्कर है. लाइक दैट ऑफ एलीट एंड वर्किंग क्लास, सब कल्चर्स आर मार्क्ड बाय स्टाइल, taste and association. Particular subcultures are identifiable by their speech. ठीक है, सब कल्चर आप देखोगे उसमें स्पीच, ड्रेस कोड, प्रेफरेंस, पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक और मैनर इन विच दे इंटरैक्ट विद द ग्रुप मेंबर्स, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं.
Subcultural group can also function as a cohesive unit which impart an identity to all group members. तो subcultural groups क्या करेंगे, cohesive unit की तरह काम कर रहे होते हैं जो कि सारे ग्रुप मेंबर्स को आइडेंटिटी देते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कास्ट है ना, तो कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास हैं. तो ब्राह्मण्स के अंदर सब ब्राह्मण अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, सब क्षत्रियास हैं, सब वैश्यास हैं, सब शूद्रास हैं अलग अलग. तो उसके हिसाब से उनको आइडेंटिटी मिल जाती है. ठीक है. एंड विद इन सच ग्रुप वहाँ पे लीडर होते हैं, फॉलोअर होते हैं, बट ग्रुप मेंबर्स आर बाउंड बाय द पर्पस ऑफ द ग्रुप एंड वर्क टुगेदर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जांपल यंग मेंबर्स ऑफ नेबरहुड कैन फॉर्म अ क्लब टू एंगेज देमसेल्व्स इन स्पोर्ट्स एंड अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. Such activities create a positive image of the members in the locality, and this gives the members not only a positive self-image but also inspires them to perform better in their activities. तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाम हो रहा है, पॉजिटिव सेल्फ इमेज है, गांव का नाम कर रहे हैं, टीम का नाम कर रहे हैं, चलता रहता है. And this orientation of identity as a group undergoes transformation. The group is able to differentiate itself from other groups and thereby create their own identity through acceptance and recognition of their neighborhood. तो आप ये देखते हो ना, क्रिकेट खेल रहे हो जैसे अगर फॉर एग्जांपल, तो इंडियन क्रिकेट टीम को सब जानते हैं या रणजी क्रिकेट टीम को सब जानते हैं, उसके अलावा किसी को जानते हो? क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत करके उनको वहाँ तक पहुँचाया, सरकार भी उनको फंड देती है, पैसा देती है, वहाँ तक पहुँच गए, तो उनकी अपनी आइडेंटिटी बन गई. ऐसा ही हमें देखने को मिलता है. तो हम ये नहीं देखते अरे यार और ये पटेल नगर की क्रिकेट टीम बड़ी स्ट्रांग है. तो कभी देखी है पटेल नगर की क्रिकेट टीम? हम बोले माया एंक्लेव की क्रिकेट टीम बड़ी स्ट्रांग है, देखा ही नहीं है जी कभी, है ना जी. सुभाष नगर की क्रिकेट टीम नहीं देखी हुई जी. तो ये सब चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं. तो ये आपका कल्चर एंड आइडेंटिटी था. आप लोग ज़रा 2 मिनट रुकिए, मैंने अपनी चाय फिनिश कर देता हूँ. 2 मिनट, हाँ, फिर हम लोग क्लास लेते हैं. 2 मिनट, सॉरी हमने स्टॉप कर ली. ओके. तो एथनोसेंट्रिज्म है, इसमें इन्होंने यही बताया कि इट इज़ ओनली व्हेन कल्चर्स कम इनटू कॉन्टैक्ट विद वन अनदर दैट द क्वेश्चन ऑफ एथनोसेंट्रिज्म अराइजेस. जब आप दूसरे के कल्चर से इंटरेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है. एप्लीकेशन ऑफ वन्स ओन कल्चरल वैल्यूज इन इवैल्यूएटिंग द बिहेवियर एंड बिलीव्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स. तो आप अपने कल्चर के नज़रिए से देखते हो दूसरों के कल्चर को, और आप ये क्या बोलते हो इसमें, हमारा कल्चर बेटर है, बढ़िया है, हमारा कल्चर सही है. ठीक है, इस तरीके से. दिस मीन्स दैट कल्चर वैल्यूज प्रोजेक्टेड as the standard or norm are considered superior to that of beliefs and values of other culture. Underlying ethnocentric comparison is a sense of cultural superiority clearly demonstrated in colonial situations. ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स थोड़ा सा इसके लिए कुछ काम करके गए थे. यहाँ पे बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये बोलते हैं तो कल्चरल सुपीरियरिटी दिखती है. थॉमस बैबिंगटन मैकवले, फेमस मिनट ऑन एजुकेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया, एक्सेम्प्लीफाइड एथनोसेंट्रिज्म व्हेन ही सेड वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास, एक ऐसा क्लास बनाया जाए हु मे बी इंटरप्रेटर बिटवीन अस एंड द मिलियंस वी गवर्न. तो ना इसी टाइम पे मिडिल क्लास जनरेट हुआ था. पहले मिडिल क्लास नहीं होता था, अपर क्लास होता था, लोअर क्लास होता था. ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया, हायर पेइंग जॉब्स में ये लोग आए. अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियंस मॉरल्स एंड इंटरेक्ट. तभी हम जैसे लोगों को, मतलब जो जिससे आता है मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग आ जाते हैं तो हम बोल रहे होते हैं. ठीक है, तो ये मिडिल क्लास पहले नहीं होता था. ठीक है, इस तरीके से क्रिएट किया गया. तो एथनोसेंट्रिज्म जो है ये बताया, ये ऑपोजिट है कॉस्मोपॉलिटिज्म. कॉस्मोपॉलिटिज्म क्या बोलता है, वैल्यू करता है डिफरेंसेस को, एक्सेप्ट करता है, अकोमोडेटिंग है. एथनोसेंट्रिज्म बोलता है एक कल्चर जो है वो सुपीरियर है, दूसरा ओके, ठीक है, इस तरीके से. सो cosmopolitan outlook does not seek evaluate the values and beliefs of other people according to one's own. It celebrates and accommodates different cultural propensities within its fold and promote cultural exchange borrowing to enrich one culture. तो आप कल्चरल एक्सचेंज भी कर रहे होते हो. इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये एक सबसे बड़ा व्हीकल बना है, फॉरेन वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग करते हैं. अगेन द पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक can be attributed to its borrowing from western pop music as well as from different traditions of Indian folk and semi classical form and the bhangra and ghazal. जैसे जब रीमिक्स कल्चर शुरू हुआ था तो रीमिक्स जो है इंडिया में पहले नहीं होता था रीमिक्स कल्चर कोई. ठीक है, तो रीमिक्सिंग जब शुरू हुई तो बोरोइंग सी वेस्टर्न पॉप कल्चर से, फिर इंडी पॉप्स आए, हिंदी पॉप्स आए, भांगड़ा पॉप आया. तो ये पॉप कल्चर कहाँ से आया, बाहर से आया. ठीक है, तो लोग गाना गाते थे डिफरेंट, तो कॉपी कर करके इस चीज़ों को करा गया. तो दीज आर द डिफरेंसेस विच वर एक्चुअली हैपनिंग अर्लियर. एक सेकेंड होल्ड करो, हाँ, यहाँ थोड़ा सा
लाइट का इशू। ओके जी, तो ये बताया। तो मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं इट इज़ अप्रिशिएटिव ऑफ कल्चरल डिफरेंस एंड डज नॉट क्लोज इट्स डोर्स टू कल्चरल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम अब्रॉड। तो आजकल आप भी देखते हो स्कूल्स में भी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे अभी पीछे बसंत कुंज गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल था, वहाँ पे रशिया से बच्चे आए हुए थे। तो ऐसा करते हैं, जैसे क्या करते हैं, उनके बच्चों को कल्चर एक्सचेंज करा, उन्हीं के घर में, इंडियन के घर में रखा जाता है। इंडियंस के उनके तौर तरीक़ों से वाकिफ़ कराया जाता है, थोड़ी फ्रेंडशिप एंड यूनिटी के ऊपर काम करने के लिए किया जाता है। इनफैक्ट इंडियन बच्चे भी बाहर जाते हैं, वहाँ पे उनके घरों में रहते हैं। तो बहुत होता है ये आजकल, काफ़ी जगह देखने को मिलता है इनफैक्ट ये सारी चीज़ें, जिन लोगों को पता है। आई होप आप लोगों के स्कूल में भी होता हो। तो such influences are always incorporated in distinctive way which can combine with elements of indigenous culture. The English language, despite its foreign inclusion, does not become a separate language, nor does Hindi film music lose its character through borrowings. तो हम लोगों को सब अच्छा लगता है, हमें इंग्लिश भी अच्छा लगता है, हिंदी भी अच्छा लगता है। लाइक मेरे मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक ज़्यादा सुनता हूँ, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक है, साइकेडेलिक ट्रांस है, हाउस म्यूज़िक है, डीप बेस है, ये सारे गाने बहुत सारे सुन रहा होता हूँ। बॉलीवुड में तभी आता हूँ जब कोई गाना मुझे बड़ा फेवरेट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं बॉलीवुड म्यूज़िक आजकल सुनना मैंने बंद कर रखा है। तो डैट डज़ नॉट मीन कि मुझे मैं सिर्फ इंग्लिश टेस्ट का ही हो गया हूँ या हिंदी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दिस हैपन्स। And the absorption of diverse style forms, sounds and artifacts provides an identity to cosmopolitan culture. तो what it's trying to say कि ये cosmopolitan culture है। तो likewise ना, कभी ना न्यूज़पेपर पढ़ना संडेज़ को ना मैट्रिमोनियल कॉलम्स आते हैं, उसमें देखोगे हर कास्ट के हिसाब से ना रिश्ते आ रहे होते हैं, लाइक फॉर ग्रूम्स एंड ब्राइड। आप देखोगे एक कॉलम और होता है कॉस्मोपॉलिटन वहाँ पे लिखा होता है। कॉस्मोपॉलिटन जो है मैच हम लोग ढूंढ रहे हैं। कॉस्मोपॉलिटन मैच क्या है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कल्चरल डिफरेंसेस, they will accept any bride or any groom with open minded values, broad minded values, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही होती है। सो in a global world where modern means of communication are shrinking distances between culture, a cosmopolitan outlook allows diverse influence to enrich one culture. तो cosmopolitan outlook है, तो चाहे be it रिया, be it अतुल सर, be it सिफर, be it ओजस्वी, जो हर्ष, ठीक है, और वेदिका, और भी सर्टेन एस्पेक्ट्स, हमें कोई किसी से मतलब नहीं होगा। हम कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक को फॉलो करके अगर चलेंगे, सबको एक्सेप्ट करेंगे, सबसे कुछ सीखेंगे, सबके साथ आगे बढ़ेंगे। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। ये बीजेपी का नारा है, बट ये हम अपना नारा भी बना सकते हैं। ये इन्होंने बात यहाँ पे बताई, ठीक है जी। तो ये आपका एथनोसेंट्रिज्म था जो कि इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ओजस्वी, कितने बजे जाना है तुम्हें? हाँ, 7 बजे पहुँचना। अच्छा, ठीक है ओजस्वी, फिर चलो फिर हम इतना ही करते हैं, इसको फिर बाद में लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेट भी हो गए थे आज, हम फिर इतना ही करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ओजस्वी का क्लास का हो जाता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कॉलेज, या तो मैं एक काम करूँगा, बीच में एक छोटी सी क्लास रख लूँगा। ये हमारी बुक ख़त्म हो जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, तो हम लोग बात करके इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। सी यू वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर। बाय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बाय बाय बाय।